अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो अब है हमारे पास लैब नंबर 5 ऑफ डीएलएफ, जिसमें हम बेसिकली एक और अर्थमेटिक सर्किट करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट लैब में हमने एडर्स किए थे, तो इसमें हमारे पास एक मौजूद है कंपैरेटर। ठीक है, कंपैरेटर लॉजिकल ऑपरेटर कह सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है, वो हमने करना है। इस यानी कि आपको 2 बिट्स को कंपेयर करना है और देख के बताना है कि ये दोनों बिट्स इक्वल हैं या नहीं। या यूँ कह लें कि आपको ये बताना है कि 2 नंबर्स इक्वल हैं, ग्रेटर देन हैं या लेस देन हैं। ठीक है? तो ये काम आपने करना है और ये चीज़ कहलाती है कंपैरेटर। हमारे पास एक बिल्ट-इन आईसी भी मौजूद है लॉजिकल कंपैरेटर की, तो हम वो यूज़ करेंगे और हम सिंगल बिट का सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर भी बनाने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि मेन टॉपिक पे रहूँ, जो बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस होंगे, वो मैं आप पे छोड़ दूँगा कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको बनी हुई दिखाई दे रही है और कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम है, ये है आपकी एक सिंपल 2 बिट यानी 2 बिट के नंबर्स की कंपैरेटिव। ये 2 बिट का नंबर कंपैरेटर क्या बताता है कि आपके 2 नंबर इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है? ये सिर्फ़ इक्वल्स टू ऑपरेटर की आईसी यहाँ पे बनाई गई है। ग्रेटर देन और लेस देन की इसमें नहीं है। ग्रेटर और देन और लेस देन का सर्किट थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो उसकी इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स आती हैं, काफ़ी ड्राइव होकर आती हैं, वो लैब में पार्ट में शामिल भी नहीं है और लैब में रखी नहीं गई। लैब में बिल्ट इन आईसी रखी गई है जो इवेंचुअली उससे ड्राइव होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ एक अंडरस्टैंडिंग व्यू पॉइंट से सामने आपके एक डायग्राम मौजूद है जो इक्वल्स टू ऑपरेटर बना हुआ है, ठीक है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बिट का यानी 2 बिट का इक्वल्स टू ऑपरेटर है, ये बताएगा कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है? अगर 2 नंबर की बात करें तो क्यों 2 नंबर कह रहा हूँ, आप इसको ध्यान दें तो यहाँ पे जो कनेक्टेड है A0 A1 एलएसबीज़ कनेक्टेड हैं। एलएसबी और एमएसबी का मतलब पता है आप लोगों को? एलएसबी स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का वेटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी A0 B0 का मतलब है सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है, यानी जो होगी 2 टू द पावर 0। और एमएसबी इस केस में क्या है, A1 B1 है, यानी ये होंगी 2 टू द पावर 1। यानी A0 और B0 का वेट है 1 और A1 और B1 का वेट है 2। और इसी तरह A2 और B3 आएंगे तो उनका वेट आएगा 4। फिर A3 B3 का वेट आ जाएगा 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मुझे चेक करके ये बताना है कि नंबर ए यानी कंप्लीटली ए की बात कर रहा हूँ। ए की बात करने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ कि A1 और A0 को जब मैं कंपेयर करूँ, तो मुझे कंपेयर करके ये बताना है कि आया ये B1 और B0 के इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है? पूरा नंबर कंपेयर होगा, पूरा का पूरा नंबर कंपेयर होगा। और इक्वल होने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यू मेरी A1 की है, ठीक है? वही वैल्यू मेरी B1 की भी होनी चाहिए इक्वल होने के लिए। और जो वैल्यू मेरी B0 की है, फिर चाहे वो 1 ही हो, चाहे फिर वो 0 हो, यानी इसमें भी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी अगर मैं कहना चाहता हूँ कि ए और बी इक्विवेलेंट हैं, तो उनके अंदर या तो ये कॉम्बिनेशन आया हो, ठीक है? 1010 आया हो, या ये भी 01 हो और ये भी 01 हो, ये भी इक्विवेलेंट होगा, या ये भी 00 हो और ये भी आपका 00 हो, ये इक्विवेलेंट का केस आएगा। या फिर लास्ट मेरे पास ये भी 11 हो और ये भी 11 हो। तो ये मेरे पास केसेस हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरा नंबर इक्विवेलेंट है, ठीक है? ये केसेस हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरा नंबर इक्विवेलेंट है। तो मुझे ये चीज़ टेस्ट करनी है कि ए इक्वल्स टू बी है या नहीं। ये सिर्फ़ उसी वक़्त पॉसिबल होगा कि जो वैल्यू इधर A1 की है वो उधर B1 की हो, जो इधर A0 की है उधर B0 की। यानी बिट बाय बिट बिट मैच होना ज़रूरी है। इट्स लाइक सेम एज़ वही बात है कि अगर मैं 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता हूँ, ठीक है? 2 नाम्स को कंपेयर करता हूँ और मैं कहता हूँ बताएँ ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं? तो आप उसमें याद करें तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिज़न करते थे कि सारे के सारे कैरेक्टर एग्ज़ैक्टली मैच होने चाहिए, तभी मैं कहता था कि ये स्ट्रिंग इक्विवेलेंट हैं।
या सेम है। स्ट्रिंग कंपैरिजन का ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के कोर्स में पढ़ा होगा कि उसमें अगर दोनों सारे के सारे कैरेक्टर एग्जैक्टली मैच होते थे तो ही मैं कहता था कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्विवेलेंट। कंपैरिजन में कहता था इक्वल है, वरना कह देता था नहीं है। तो वहाँ पे केस सेंसिटिविटी भी होती थी, यहाँ पे हमारे पास केस सेंसिटिविटी जैसा कुछ नहीं है। 1 है तो 1 होना चाहिए, 0 है तो 0 होना चाहिए। पोजीशन का ध्यान रखना है, A1 को B1 से मैच कराना है, A0 को B0 से मैच कराना है। और सिमिलरली अगर बिट ज़्यादा हो तो A3 को B3 से, A4 को B4 से, A5 को B5 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कराना है। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि मुझे ये कोई एक ऐसा गेट चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा गेट चाहिए कि जिस पे अगर मैं बाइनरी कॉम्बिनेशन ये वाले अप्लाई करता हूँ, यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन में उस पर अगर अप्लाई कर दूँ कि उस पर अगर ज़ीरो और ज़ीरो, अच्छा मैं ए और बी कर लेता हूँ, ए बी, उस पर मैं ज़ीरो और ज़ीरो अप्लाई करूँ तो वो 1 शो करे, यानी उस केस में इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। मैं उस पर ज़ीरो और 1 अगर अप्लाई कर दूँ तो मुझे ज़ीरो ही आउटपुट दे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर मैं उस पर 1 और ज़ीरो का आउटपुट अप्लाई कर दूँ तो भी वो मुझे ज़ीरो ही दे, क्योंकि 1 और ज़ीरो इक्विवेलेंट नहीं है। और मैं अगर 1 और 1 अप्लाई कर दूँ तो ये दोनों चूँकि इक्विवेलेंट है तो उस केस में 1 दे। ठीक है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये लॉजिक मुझे रिक्वायर्ड है इक्वल टू बनाने के लिए, इक्वल्स टू को फिगर आउट करने के लिए। सर इफ डेफिनेटली नॉट इक्वल ना, ये तो नॉट इक्वल का केस आ जाएगा ना शारिक। अगर A1 और B1 जो हैं सेम नहीं है तो मैं कह दूंगा पूरा नंबर ही सेम नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा नंबर बताना है कि वो इक्वल है या नहीं। मतलब ये अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि अगर ये दो नंबर मैंने चेक करने, तो मैं ये बता रहा हूँ 1 0 1 0 0, ठीक है। और ये अगर मुझे कंपेयर कराना है तो डेफिनेटली ये इक्वलेंट टू ओनली दिस ही होगा ना, यानी हर रिस्पेक्टिव बिट सेम होनी चाहिए। यानी मैं तभी कह सकूंगा ना कि ये नंबर भी 5 है और ये नंबर भी 5 है। ये नंबर दोनों जब 5 होंगे तभी मैं कहूँगा ना कि भाई ये दोनों नंबर इक्वल हैं। अदरवाइज मैं नहीं कहूँगा कि इक्वल हैं। फर्स्ट कर लो एक बिट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये वाली बिट को मैं 0 कर देता हूँ, ये वाली बिट 0 होने का मतलब ये नंबर 5 तो नहीं रहेगा, फिर ये नंबर तो 4 हो जाएगा। और 4 इज़ नॉट इक्वेलेंट टू 5। ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। इनका मतलब ही बदल जाएगा एक बिट चेंज होने से, इनका मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे सर्किट डिज़ाइन करें ये कहलाता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ए इक्वल्स टू बी टेस्ट करूँ एज अ होल और एज अ होल इक्वल होने के लिए ईच एंड एवरी बिट का सेम होना ज़रूरी है, तभी उनका डेसिमल इक्विवेलेंट सेम आएगा। अगर एक भी बिट चेंज हो गई तो उनका डेसिमल इक्विवेलेंट बदल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी कि नीचे वाला कोड 4 है, ऊपर वाला कोड 5 है, तो ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। अब आ जाते हैं उस बात पे कि मुझे ना ये चाहिए, मुझे इस तरह का बिहेवियर वाला कोई गेट ढूंढना है, कोई फंडामेंटल गेट ऐसा है जो ये काम मेरे लिए करता हो। यहाँ पे थी बात कि जिसमें दोनों अगर सेम आते हो तो वो 1 दे और दोनों बिट्स डिफरेंट आती हो तो वो 0 दे। कुछ सुना सुना सा बिहेवियर लग रहा होगा ये कि बिट सेम पे 1, बिट डिफरेंट पे 0। क्वाइट अपोजिट, जॉर गेट बिट डिफरेंट पे 1 देता है और बिट सेम पर 0 देता है। तो जॉर का अपोजिट नॉर, एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट। तो यहाँ पे एक्स नॉर गेट रिक्वायर्ड है, जिसमें मैं जोर गेट के आगे सिंपली क्या लगा देता हूँ, बबल। और आपको यहाँ दिखाई भी दे रही होगी ये स्कीमेटिक, यहाँ पे जोर गेट के आगे पूरा इन्वर्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे सिंपली मैं एक बबल लगा दूँ तो बबल लग जाएगा। तो एक ही बात है, मुझे ये सर्किट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये हटा सकते हैं। तो एक्स नॉर गेट और उसके आगे सिंपली मुझे क्या करना है, एंड। एंड क्यों कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि ये वाली बिट भी सेम होनी चाहिए इससे और ये वाली बिट भी सेम होनी चाहिए इससे। तो आप देखें यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ, A1 को B1 से सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे ट्रू आएगा। और साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ A नॉट का B नॉट से सेम होना भी ज़रूरी है, तो फिर यहाँ पे ट्रू आएगा। यानी इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी मैं कहूँगा कि नंबर इक्वेलेंट है।
बिट बाय बिट कंपेयर करा रहा हूँ, एमएसबी को एमएसबी से मैच होना ज़रूरी है, एलएसबी को एलएसबी से मैच होना ज़रूरी है। हो कुछ भी सकती हैं, 1-1 हो, 0-0 हो, 1-1-0 हो, कॉम्बिनेशन इन 4 में से कोई से भी आ सकते हैं। हो सकता है ये वाला इक्विवेलेंट हो सकता है ये वाला इक्विवेलेंसी आ जाए, हो सकता है ये वाली इक्विवेलेंसी आ जाए, या ये वाली इक्विवेलेंसी आ जाए। कोई सी भी इक्विवेलेंसी आ सकती है। अच्छा, ऐसे ही मेरे आप लोगों से सवाल है, अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ, किसका? इसका। तो उस ट्रुथ टेबल के अंदर कितने कॉम्बिनेशंस आएँगे या कितनी रॉज़ होंगी? A0, B0, A1, B1 कितने कॉम्बिनेशन आएँगे? जी, 16 आएँगे क्योंकि मेरे पास 4 इनपुट्स हैं और 4 इनपुट्स का मतलब है 2 टू द पावर 4 16। तो 16 इनपुट में से या 16 रॉज़ में से सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास 4 ही ऐसे कॉम्बिनेशन आएँगे जिसमें मेरा आउटपुट 1 आ रहा होगा, बाकी सब में 0 आएगा इक्विवेलेंसी का, और वो 4 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये लिखे हुए, ये हैं वो 4 कॉम्बिनेशन। यानी वो 4 कॉम्बिनेशन क्या हैं? अगर इन वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो वो 4 कॉम्बिनेशन सिर्फ़ ये हैं कि पहला कॉम्बिनेशन होगा 0-0, 0-0 जहाँ पे मेरा रिज़ल्ट 1 आएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 0-1 0-1, ठीक है? और तीसरा कॉम्बिनेशन मेरा कौन-सा होगा? 1-0 1-0, और चौथा कॉम्बिनेशन मेरा होगा 1-1 1-1। और इसको मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ, मैं किसको ए, बी कह रहा हूँ। तो ये है A1, फिर है मेरे पास A0 A0, और फिर है B1, और फिर है B0, ठीक है? इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ये। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, हो सकता है बात, स्पेस नहीं दे पा रहा, 0-0, ठीक है? इस सीक्वेंस में, यानी अगर मैंने ट्रुथ टेबल बनाया होगा A1 A0, B1 B0, तो उस केस में सिर्फ पहला कॉम्बिनेशन 0-0-0-0 वाला, 0-1-0-1 वाला, 1-0-1-0 वाला और 1-1-1-1 वाला कॉम्बिनेशन होगा, जिसपे मेरा आउटपुट ऑफ इक्विवेलेंसी 1 आएगा। बाकी सब पे मेरा आउटपुट ऑफ इक्विवेलेंट 0 आ रहा होगा, ठीक है? ये बात समझ में आई है सबको? कि 16 में से सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन मैंने वो लिखे हुए हैं जिसपे मेरा आउटपुट 1 आएगा। पूरा ट्रुथ टेबल नहीं बना रहा, पूरी थ्योरी में मैं नहीं जा रहा। आप थ्योरी का पार्ट थ्योरी में देख लेंगे। लेकिन आप अभी अंडरस्टूड हो गई बात कि ज़ाहिर-सी बात है कि 4 बिट का अगर करना हो, 3 बिट का करना हो, तो क्या होगा, यही वाला सर्किट यहाँ से रेप्लिकेट हो जाएगा। यानी अगर A3 B3 आ जाए, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ पहले से। फ़र्ज़ करें यहाँ से अब ये 2 बिट का है, अगर मुझे इसको 2 बिट से बढ़ा के 3 बिट का करना हो, तो क्या करूँगा, मैं ये वाला ही सर्किट एग्ज़ैक्टली रिपीट करूँगा यहाँ से, और इसको कॉपी करके नीचे ले आऊँगा, और फिर उसको भी लाइन्स कहाँ से कनेक्ट कर दूँगा, इससे एंड गेट से कनेक्ट कर दूँगा। यानी फिर तीनों का रिज़ल्ट जो है ट्रू होना ज़रूरी है। फिर 4 बिट का चाहिए होगा, तो फिर यही सर्किट मैं रिपीट करके एक और मरतबा नीचे लगा दूँगा, यानी एक और ज़ोर गेट, एक्सनॉर गेट लगा दूँगा, और उसको कर दूँगा एंड। तो इक्वल्स टू का सर्किट बहुत सिंपल सा है। जितने आपके इनपुट, जितने बिट का इनपुट हो, उतने एक्सनॉर गेट्स लगाते जाएँ रिस्पेक्टिव बिट के साथ। A0 को B0 से, A1 को B1 से, A2 को B2 से, A3 को B3 से, एंड सो ऑन। और फिर सारों के आउटपुट को अगर आप एंड कर दें, और अगर उस एंड गेट का रिज़ल्ट 1 आता है, तो इट मीन्स कि आपका नंबर इक्वल है, और अगर उस एंड गेट का आउटपुट 0 आता है, तो इट मीन्स कि आपका नंबर जो है नॉट इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई है? इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी का सर्किट है ये। इसको मैं नहीं बना रहा, टू सिंपल है, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल ये रहा आपका, 16 बिट का नीचे गिवन है, आप इसको फिल कीजिएगा इस सर्किट को ड्रॉ करते हुए, प्रोटीज पे करके इसको फिल कर लीजिएगा बस, ठीक है? मुझे सर्किट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं, फिल कर लीजिए। जी, जी, बिल्कुल आप एक्सनॉर यूज़ करेंगे, आपको ज़ोर इन्वर्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यू हैव फ्रीडम, हो सकता है आप एक्चुअली जब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो आपको एक्सनॉर गेट की आईसी नहीं मिल रही मार्केट में, तो क्या करेंगे? तो आप ज़ोर गेट की और इन्वर्टर की आईसी खरीद लेंगे, क्योंकि आपको काम तो करना ही है। तो देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशन, आप इन्वर्टर अलग से लगा दें या बिल्ट इन आईसी के अंदर लगा दें। तो ये एक आईसी है जो हमें वेरीफाई करनी है, इसका नंबर है 7485। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, डायरेक्टली ओपन करता हूँ सिमुलेशन, और जब तक वो ओपन हो रही है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दें।
तो 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बेसिकली क्या काम करता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है 4 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, तो 4 बिट के नंबर्स को कंपेयर करता है। आईसी क्या है 7485, तो यहाँ से मैं आईसी का नंबर डाल देता हूँ 7485। ठीक है, ये देखिए नंबर में भी लिखा आ रहा है 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, तो मैंने यहाँ से इसको कर लिया पिक और यहाँ से मैंने इसको ला के प्लेस कर दिया कंपोनेंट लिस्ट में। और इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए जूम। बेटा सादी अपना कैमरा आप ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 4 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की आईसी। इसमें आप देखें तो A0 A1 A2 A3 वही सीक्वेंस दी हुई है, A3 MSB है, A0 LSB है, इसी तरह B0 B1 B2 B3 और इसमें भी B3 MSB है और B0 LSB है। इसके अलावा मेरे पास ये नीचे A लेस देन B, A इक्वल्स टू B, A ग्रेटर देन B, ये 3 इनपुट लाइंस हैं। ठीक है, इनपुट लाइंस क्या करती हैं इसके बारे में बताऊंगा। और फिर फाइनली जो हमारे पास है आउटपुट में ये है राइट हैंड साइड पे जो आपको दिखाई दे रही है A लेस देन B, A इक्वल्स टू B और A ग्रेटर देन B। ठीक है, तो इस आईसी को ऑपरेट करना बड़ा सिंपल है। मैं वही बात है कि कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ, मैं इधर ले लेता हूँ लॉजिक स्टेट और लॉजिक प्रोब ले लेता हूँ। ठीक है, तो लॉजिक स्टेट लॉजिक स्टेट ले लेते हैं एक, और लॉजिक प्रोब भी ले लेते हैं। लॉजिक प्रोब एंड बिगर वन। ठीक है, अब मुझे लॉजिक प्रोब तीनों कनेक्ट कर देता हूँ मैं इससे, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि मेरा नंबर इक्वल है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो 3 लॉजिक प्रोब चाहिए मुझे, मैं तीनों को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्टिविटी आपको करनी आती ही है, मैं थोड़ा फास्ट पेस पे कर देता हूँ। ये आपका आ गया इक्वलेंट वाली लाइन, सेंटर वाला इक्वल है और ऊपर वाला लेस देन है, नीचे वाला ग्रेटर देन है। ठीक है, आउटपुट कनेक्टेड, वीसीसी ग्राउंड इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लॉजिक स्टेट लगानी है इनपुट पे। इनपुट मेरे बहुत सारे हैं, तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसको ऐसे कर लेता हूँ कि को करते हैं हम थोड़ा सा रोटेट। ठीक है, रोटेट क्यों कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद करते हैं कॉपीज़ की। सेलेक्शन टूल से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा था, ऐसे भी नहीं सेलेक्ट हो रहा है, ऐसे कर लेते हैं कंट्रोल C कंट्रोल। हमारे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, देन नो कि कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं मैनुअली ले आता हूँ। ठीक है, एक और प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर, इसको भी मैं कर देता हूँ रोटेट। और यहाँ से ले आते हैं एक और ले आते हैं। ये हो जाती है रोटेट। ठीक है जी, तो ये 4 यहाँ आ गई हमारे पास। इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन टूल से हो तो जानी चाहिए सेलेक्ट, कंट्रोल C, नीचे आके कंट्रोल V। इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है मेरे पास, सिंपल कंट्रोल C कंट्रोल V तो चलता ही है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड,
मैनुअल पेस्ट भी करके देख लेता हूँ, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। अच्छा ऐसे हो गया, वैसे नहीं हो रहा था। ठीक है जी, चलिए हो गया तो अच्छी बात है। और मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, सबको पिक करता हूँ और एक काम और कर लेता हूँ, इन्हें करता हूँ वाइपर फ्लिप। ठीक हो गया, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे कनेक्ट करने हैं यहाँ से। ये मैंने A0 कनेक्शन दे दिया इधर, A1 कनेक्शन दे दिया इधर, A2 कनेक्शन दे दिया वो इधर। तो ये ऊपर वाली लाइन मेरी A की है बेसिकली, और नीचे वाली लाइन मेरी B की है। थोड़ा सा नीचे लेके जाना पड़ेगा मुझे, काफ़ी क्लोज आ गए हैं। चलिए मैं बिल्कुल एग्जैक्टली एक साथ ही रख लेता हूँ। ठीक है, B1 वाली लाइन सबसे लास्ट वाली आ गई। सॉरी, कनेक्शन गलत हो गया थोड़ा सा, डिलीट वायर। अच्छा, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि मैं पहले वालों को देखो, A0 को B0 से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, B1 वाले को अगेंस्ट सामने रखा है मैंने A1 के, ताकि हमें कंपेयर करना आसान रहे। वायरिंग देखें थोड़ी सी इसमें इंटरचेंज हो रही है। वो वाले स्ट्रेट थे, यानी ऊपर A0 था तो सही मैच हो गया। अगर ये भी मैं ऊपर रखता तो ऊपर से आसानी से मैच हो जाते, लेकिन मेरे पास जगह कम थी तो मैं इसको नीचे ले आया। तो मैंने आमने सामने रखे हैं, A0 के सामने B0 है, A1 के सामने B1 है, एंड सो। ठीक है, दैट्स इट, मेरा सर्किट कंप्लीट है। लेकिन इसके 3 फर्दर इनपुट्स हैं जो कनेक्टेड नहीं हैं। और ये 3 सर्किट के जो इनपुट्स हैं बेसिकली ये क्या है, अगर आपको पता है मैंने कनेक्ट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएंगे 1। अब इस आईसी को अगर आपने सही से ऑपरेट करवाना है, तो इस आईसी को ऑपरेट करवाने का एक तरीका ये होता है कि आप इसकी सिर्फ़ जो है, अगर चलें नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, 1 किसी पे छोड़ना चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ एक लाइन है जिस पे आप 1 छोड़ सकते हैं, वो है इक्वल। बाकी ये जो दोनों लाइन्स हैं इसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, और शॉर्ट करके करना पड़ेगा ग्राउंड। तो मुझे यहाँ से चाहिए ग्राउंड, मैं ग्राउंड ले आता हूँ। और क्यों कर रहा हूँ ग्राउंड, इसका रीज़न भी आपको दे देता हूँ। इसको मुझे ग्राउंड करना ज़रूरी है। इसको ग्राउंड करना क्यों ज़रूरी है, और ग्राउंड करने का मतलब ये दोनों आईसी की पिन पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि लेस देन पे भी 0 आ जाए और ग्रेटर देन पे भी 0 आ जाए, भले से इक्वल टू वाली पिन पे 1 आता रहे। तो इस आईसी को अगर आपने सही से काम करवाना है तो ये आपको इस तरीके से कनेक्ट करनी पड़ेगी। और ये क्या बता रही है आईसी को, ये बता रही है कि भाई इस वक़्त जो डिसीज़न आया हुआ है, यानी अब ये पिन्स हो सकता है ये कैस्केडिंग में यूज़ होती हैं। बेसिकली कैस्केडिंग का मतलब है, इससे पहले हो सकता है कोई और बिट्स का आउटपुट भी जनरेट हुआ हो, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। तो वो इस पे आके कनेक्ट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही आईसी है तो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे इस आईसी को प्रॉपर्ली फ़ंक्शन कराने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि इस वक़्त इनपुट से जो इशारे मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि सर्किट के इनपुट इक्वल हैं। सर्किट सर्किट के इनपुट इक्वल हैं, ना लेस देन है, ना ग्रेटर देन है, बल्कि क्या है, इक्वल है। यानी इक्वल को मैंने कनेक्ट नहीं किया तो इक्वल पे हाई आया हुआ और एक्टिव हाई पिन है, तो ये बता रही है कि सर्किट के इनपुट्स इक्वल हैं। अब आप जो डिसीजन मेकिंग करोगे तो वो इनके नंबर्स की बेसिस पे होगी। किसकी बेसिस पे होगी, ये जो नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, A0, A1, B0, B1 और ये सारे के सारे 4 बिट नंबर। अगर मैं ये कनेक्ट नहीं करूँगा तो मेरी आईसी जो है सही बिहेव नहीं करेगी, और प्रीवियस वाले जब सारे ही 1 आए हुए होंगे तो उस केस में माल फंक्शन करेगी। अभी मैं आपको एक और चीज़ वेरीफ़ाई करा दूँगा। इनको जब इनपुट्स को चेंज करूँगा, अभी हम देख लेते हैं क्या, कि मैं अगर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली चीज़ जो है इस वक़्त सेलेक्ट हुई हुई है, और ये क्या हुई हुई है, वीसीसी हुई हुई है। मैंने ये बता दिया है कि इनपुट ये इशारा कर रहा है कि इस वक़्त प्रीवियस स्टेज से जो भी चीज़ कंक्लूड हुई हुई है, ये कंक्लूड हुई हुई है कि नंबर्स इक्वल हैं। अब आप इस स्टेज पे डिसाइड करके फाइनल रिज़ल्ट जनरेट करो और बताओ कि नंबर इक्वल हैं या नहीं। तो अब हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं स्टार्ट करके। आप देख सकते हैं इनपुट पे कॉम्बिनेशन सेम अप्लाई हुआ था, तो इक्वल वाली लाइन 1 हुई हुई है, और लेस देन और ग्रेटर देन वाली लाइन्स दोनों क्या हैं, 0 0 हैं। अगर मैं, ठीक है, ये देखिए मैं ए को बढ़ाने लगा हूँ तो ए ग्रेटर देन बी नीचे वाली लाइन पे 1 हो जाना चाहिए और बाकी दोनों ऑफ हो जाने चाहिए। तो आपने देखा ए ग्रेटर देन बी पे 1 आ रहा है,
ए ग्रेटर देन बी पे 1 आ रहा है और बाकी दोनों इक्वल्स टू और लेस वाली पे 0 आ रहा है, क्योंकि या तो नंबर एक वक्त में इक्वल होगा, या तो नंबर एक वक्त में लेस होगा, या तो ग्रेटर होगा। अगर मैं इसको हाई कर देता हूँ तो देखें अब ए लेस देन बी हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको हाई कर देता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को हाई कर देता हूँ तो अब मेरा इस केस में नंबर क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी हो गया। ए वाला कॉम्बिनेशन पे 4 वंस है नीचे, यानी ए वाले पे 15 अप्लाइड है, नीचे पे 14 है। दोनों को 15 कर देता हूँ तो फिर नंबर इक्वल। आप कोई से भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, यानी मैंने आपको बताया था ना 0 0 0। अच्छा ये तो ज़्यादा ही है, तो इसमें तो और ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएँगे 2 टू द पावर 8। ये 0 0 0 पे भी सब सेम दे रहा है, और मैं इस पे कोई से भी कॉम्बिनेशन 16 अप्लाई कर सकता हूँ। इसे यहाँ पे 1 कर दूँ, यहाँ पे भी 1 कर दूँ तब भी इक्वल रहेगा। यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ 1 कर दूँ तब भी इक्वल रहेगा। या फिर सिर्फ इस पे 1 कर दूँ, इस पे 0 कर दूँ, इस पे 0 कर दूँ, इस पे 1 कर दूँ तब भी सेम रहेगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी फंक्शनैलिटी है कि आपका जब इनपुट सेम होंगे तो ये आपको बिल्कुल वैसे इक्विवेलेंट शो कर रहा है, और ग्रेटर होगा ए के रिस्पेक्ट से बता रहा है, ठीक है। ए ग्रेटर होगा तो ग्रेटर वाली लाइन, ए लेस देन बी होगा तो लेस वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, सो फार सो गुड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सिमुलेशन स्टॉप, और ये जो मैंने कनेक्शन किए थे वायर्स के, इस कनेक्शंस को मैं कर देता हूँ ब्रेक, और ब्रेक करके देखते हैं क्या होता है। तो इन वायर्स के कनेक्शन को कर देता हूँ मैं डिलीट, और इसको भी कर देता हूँ डिलीट। देखते हैं अभी आईसी कैसा बिहेव करती है। ठीक है, लेट्स सी। सिमुलेशन में पता नहीं हमें रिफ्लेक्ट हो भी या ना हो। सारे 1, सारे ग्रे आउट हुआ है। ग्रे का मतलब इस पे कुछ भी नहीं आया हुआ, वही एज एक्सपेक्ट। मुझे डर था कि सिमुलेशन में सही काम नहीं करेगी, लेकिन चलें ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसमें से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ग्राउंड कर दूँ, ठीक है। मैंने कौन कौन सी लाइन ग्राउंड कर दी है, इक्वल्स टू वाली और ग्रेटर वाली, इक्वल्स टू वाली और ग्रेटर वाली को ग्राउंड कर दिया, लेस देन वाली को हाई छोड़ दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये कह रहा है कि ए लेस देन बी, डजेंट मैटर। देखिए मैं इनपुट पे कुछ भी अप्लाई कर दूं, इनपुट में कुछ भी अप्लाई कर दूं, कुछ भी करता रहूं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पीछे से इंडिकेट कर दिया है कि भाई आपके जो है ए लेस देन बी है तो ए लेस देन बी है। अच्छा इस सूरत में क्या हुआ कि देखें ग्रेटर हुआ ए ग्रेटर होने का मतलब ये हुआ कि अगर इस स्टेज पे नंबर आगे आने वाला बड़ा साबित हो जाए, ठीक है, तो पीछे वाले रिजल्ट को बाईपास कर दो, और ऑब्वियसली इसे करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर नंबर, ठीक है, ये इस तरीके से फैशन में कनेक्ट होती है कि पीछे वाला स्टेज जो है वो आपका एलएसबी है, ठीक है, और आगे वाला स्टेज आपका एमएसबी होता है। यानी जो जिससे आउटपुट आपके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उसकी प्रायोरिटी या सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा होगी। इससे पीछे वाले जो हैं उसकी सिग्निफिकेंस कम होती है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल भी कर देता हूँ तो ये देखें क्या कंक्लूड कर रहा है। इक्वल के केस में ये बता रहा है कि जो पीछे से रिजल्ट जनरेट हुआ है वही आगे प्रोपेगेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस आईसी ने के ऊपर जो इनपुट अप्लाई हुए हैं उससे तो रिजल्ट इक्वल जनरेट हो रहा है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्योंकि इसको इनपुट में बताया गया था कि भाई इससे पीछे वाली जो चेन पे नंबर लगे हुए हैं वो लेस देन है, लेकिन इस वाले जो स्टेज ने कोई फैसला नहीं करा, ये कह रहा है मेरा स्टेज तो इक्वल है, तो मैं फाइनल रिजल्ट क्या प्रोपेगेट करूं? तो इसने कहा कि मैं फाइनल रिजल्ट वही प्रोपेगेट करता हूं जो आपने मुझे डिलीवर किया है, और वो ये है कि ए लेस देन बी, क्योंकि इस स्टेज का रिजल्ट इक्वलेंट है। लेकिन हाँ, अगर इसने रिजल्ट इसका अपोजिट जनरेट कर लिया, यानी इस पे ग्रेटर वाली बात आ गई, तो ये पीछे वाले को ओवरराइड कर देगा और कहेगा भले से पीछे आपने जो भी फैसला किया था लेस देन था तो लेस देन, लेकिन मेरे पास ग्रेटर आ गया और मैं एमएसबी हूँ, तो मेरी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है भले से। यानी कि अगर आपका कोड मैं ये बताऊँ, अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात, ये कोड रख लेते हैं, मैं एक सैंपल टेक्स्ट दे के बात समझा देता हूँ कि ये अगर मेरा है से ए, और ए को मैं दे रहा हूँ, बेटा एक मिनट रुकिए, क्यूरी में लेता हूँ 1000, ठीक है, और बी को मैं ले लेता हूँ कोई भी बड़ा नंबर, बी को मैं ले लेता हूँ, ए लेस देन बी बोल रहे हैं ना, तो बी को मैं ले लेता हूँ 1100, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त ये कंक्लूड हुआ है कि ए लेस देन बी है, ठीक है। लेकिन अगर आगे चल के
ठीक है, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है रिवर्स में लिखा हुआ है एक तरीके से, यानी इधर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये पता लगता है कि ए की वैल्यू जो है मेरे पास है 1001, और बी की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूँ जो ए से छोटी हो, और ये ले लेते हैं हम 00। ठीक है, तो ऐसे है कि ये वाली चीज़ जो है अगर मैं बिट नंबर्स पे डालना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिट नंबर है मेरे पास 0, ये बिट नंबर है 1, ये बिट नंबर है 2, ये बिट नंबर है 3। ठीक है, ये बिट नंबर है 4, बिट नंबर 5, बिट नंबर 6 एंड बिट नंबर 7। तो इन अगर इन ये 4 बिट के मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की आईसी में मैं लगाता हूँ तो इस आईसी का कंक्लूजन क्या ड्राइव होगा? इस आईसी का कंक्लूजन ये ड्राइव होगा कि भाई ए है लेस देन बी, ए है लेस देन बी। ये आईसी ये कंक्लूजन ड्राइव कर देगी, 4 बिट के मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को अगर मैं देता हूँ ये कंक्लूड करेगी ए लेस देन बी है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं फेड करता हूँ तो इसका रिजल्ट आता है कि भाई ए जो है ग्रेटर देन बी है। ठीक है, ये जो है बता रहा है, ये बता रहा है ए ग्रेटर देन बी है, और अगर इस नंबर्स को पूरे को मैं मिला के एक साथ लिख दूं तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि ए इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू 1001। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, 1000, और बी इज इक्वेलेंट टू 0011। ठीक है, और फिर उसके बाद 1100। तो अगर आप देखें तो इन दोनों नंबर में आप किस नंबर को बड़ा कहेंगे? इन दोनों नंबर में डेफिनेटली आप ए को ग्रेटर कहेंगे अगर आप पूरे नंबर को कंपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड कंपैरेटर 4 बिट एट अ टाइम कंपेयर करता है, तो आप उसकी कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं, पहले एलएसबी वाला स्टेज कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर एमएसबी वाला, क्योंकि ये आईसी प्रायोरिटी देती है हमेशा अपने रिजल्ट को, यानी इस स्टेज पे जो रिजल्ट जनरेट हुआ है तो इसमें हमेशा टुवर्ड्स राइट मोस्ट जो लगता है वो लगता है एमएसबी वाला, और पहले स्टेजेस जो लगते हैं वो एलएसबी वाले लगते हैं। अगर तो एलएसबी का आगे वाली बिट्स से मैच होती जा रही हैं, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये जब ये वाली बिट को कंपेयर करेगा कहेगा इक्वल है। ठीक है, ये यानी इसको ऐसे कर लेते हैं, जब ये सिर्फ इन दो बिट्स को कंपेयर करेगा कहेगा इक्वल है, इनको कंपेयर करेगा कहेगा इक्वल है, यहाँ पे ये ड्राइव कर लेगा कि भाई ए लेस देन बी है, यहाँ पे भी यही कहेगा ए लेस देन बी है, यहाँ पे भी यही कहेगा ए लेस देन बी है, क्योंकि अगली बिट अगली वाली आईसी को इसने ये इनपुट पे बता दिया है कि भाई ए लेस देन बी है, तो अगली आईसी भी ए लेस देन बी कहती रहेगी, जब तक कि ये भी देखेगा तो कहेगा ए लेस देन बी है, ये भी देखेगा कहेगा ए लेस देन बी है, लेकिन ये वाली बिट जैसी हाई होगी ना, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है, तो ये कह देगा एकदम से नहीं 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 नहीं, अभी तक जो हम डिसाइड कर रहे थे ये लेस देन बी, वो लेस देन नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है, क्योंकि ये ए की जो ये वाली अकेली बिट जो हाई हो गई है ये टोटली इक्वेलेंट है। यानी अगर मैं आपको अगर नंबर्स का बताऊं तो सिंपल अगर मैं ये कोड लिखता हूँ ना, ये कोड, यानी अगर मैं ये कोड भी लिखता हूँ, ठीक है, तो ये कोड हमेशा जो है ग्रेटर होता है किस कोड से? ये कोड ग्रेटर होता है, फिर चाहे मैं ये वाली बिट 0 कर दूँ और इसके बाद सातों के सातों 1 भी कर दूँ, यानी 7 वन्स भी लगा दूँ तो ये नंबर ग्रेटर आता है हमेशा। देख रहे हैं फ़र्क आप? ये फ़र्क है। तो इस वजह से एमएसबी जो है ना ये कंक्लूड कर देती है भाई ये जो नंबर है ये ग्रेटर है। तो ये 7 1 होने के बावजूद भी इस अकेले 1 से कम है, 1 कम ही होता है हमेशा। ठीक है? यानी अगर ये 64 है तो ये जो है आपका 63 बनाएगा टोटल, इससे बड़ा नहीं बना सकता। ठीक है? तो बाइनरी नंबर्स की थोड़ी-सी अरिथमेटिक से आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी आप बेहतर समझेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि इस जगह पे आके ये कंक्लूड हो गया कि भई ये तो जो है ना, ये वाला नंबर इसकी वजह से बिट की वजह से ये जीत गया, फिर चाहे इसके ये सारे के सारे भी 1 हो जाएँ, तो ये इसको बीट नहीं कर सकते। ए जो है यहाँ पे विनर कहलाएगा, यानी ए ग्रेटर कहलाएगा बी से। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने इनिशियली बताया था ए लेस देन बी है, लेकिन एमएसबी स्टेज पे क्या हुआ, ये फैसला हुआ कि अगर तो एमएसबी स्टेज पे भाई ये पता लगता है कि इक्विवेलेंट है तो ये पुराना वाला रिजल्ट ही आगे प्रोपेगेट कर देगा। लेकिन अगर एमएसबी स्टेज पे कोई भी बिट हाई हो गई है कि क्योंकि एमएसबी है
तो MSB का मतलब है कि ये पिछले वाले स्टेज से ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। तो इनमें से मैं कोई सी भी हाई कर दूँ, ये हाई बताना शुरू कर देगा, ग्रेड देना शुरू कर देगा। अब क्यूरी देख लेते हैं। अ, ठीक है, क्यूरी अदर देन दैट है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्यूरी हो, बात समझ में ना आई हो कि ये इनपुट पे जो आ रहा है ये क्या है, प्रीवियस स्टेज क्या है, तो वो पूछ सकता है। जी क्लास, ये बात समझ में आई है कि जो इनपुट पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू लगे हुए ये बताते हैं कि पहले से क्या डिसाइड हुआ हुआ है। पहले से ये डिसाइड हुआ हुआ है कि नंबर लेस देन है, इक्वल है, तो आप कुछ भी नहीं करते। आप अगर पहली आईसी है, एक ही आईसी यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कि बताया, अगर एक ही आईसी यूज़ हो रही है तो डिफ़ॉल्ट इसकी जो है ये है कि आप इसमें क्या कर देते हैं, अगर आपके पास एक ही आईसी यूज़ हो रही है, तो आप सिंपली जो है इक्वल्स टू वाली को हाई कर देते हैं, बाकी दोनों को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको इसीलिए मैंने इनिशियली ऐसे किया था कि अब प्रीवियस स्टेज से इक्वल्स टू का डिसीजन आ रहा है कि प्रीवियस स्टेज कह रहा है इक्वल है, तो जो भी फैसला होगा इसी स्टेज पे होगा। तो अगर सिंगल आईसी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर मल्टीपल आईसीज़ यानी अगर आप 4 बिट से ज़्यादा कंपैरिज़न करना चाह रहे हैं, तो फिर आप पहले स्टेज को इस तरह कनेक्ट करेंगे, बाकियों को फर्दर आगे पहले के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में लगा देंगे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इसको जब करके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो ये था लैब का पोर्शन। आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने, अच्छा, ये पिन डायग्राम दी हुई है आईसी की, अगर आप आईसी एक्चुअल आईसी यूज़ करें तो ये है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने ये करना है। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास बढ़ गए हैं। आपके पास क्या हो गया है, A0, A1, A2, A3 तो थे ही थे। अब A4, A5, A6, A7 भी आ गए। और देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे पहली वाली आईसी है उसमें आप क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में, इधर भी देखें B1, B0, B2, B3 हैं और B4 से लेकर B8 है। तो ये वाला गेट, ये वाला जो ये वाली आईसी है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट आईसी है, ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट आईसी है। ठीक है? और लीस्ट सिग्निफिकेंट को आप देख सकते हैं, मैंने लेस देन और ग्रेटर देन को क्या करा हुआ है, ग्राउंड करा हुआ है। लेकिन दूसरी वाली आईसी में क्या किया हुआ है, इसके आउटपुट को इसका इनपुट बना दिया है। ये देख रहे हैं आप तीनों, ये जो है मैंने इसके आउटपुट को इसका इनपुट बना दिया है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इस आईसी के जो आउटपुट हैं वो इसके इनपुट बन गए। तो अगर एक ही आईसी यूज़ हो रही होती है तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, लेकिन अगर मोर देन 1 बिट्स को कंपेयर करना हो तो इस वाली आईसी का आउटपुट को मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ कि भाई इसने क्या फ़ैसला किया है, नंबर ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आगे वाले स्टेज को दे दो। तो आगे वाला स्टेज इसकी बेस पे डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। और डेफ़िनिटली ये आगे वाला स्टेज चूँकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का स्टेज होता है तो ये ओवरराइड कर सकता है। जैसे कि अभी आपने एग्ज़ाम्पल में देखा, इसने ओवरराइड कर दिया था, पीछे से डिसीज़न हुआ हुआ था कि लेस देन है और आगे जाके चूँकि नंबर ग्रेटर आ गया, तो उसने कहा नहीं, नहीं ग्रेटर है, पहले भले से लेस हो लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं मेरे पास हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रेटर है। ये देखिए यहाँ मेंशन हुआ हुआ है, ये एमएसबीज़ हैं और ये एलएसबीज़ हैं। तो आपको यही टास्क प्रोटीएस पे इम्प्लीमेंट करना है और वेरीफ़ाई करना है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं। तो इम्प्लीमेंट करके इसकी स्कीमेटिक प्रॉपर्ली लेबल्ड, फिर कह रहा हूँ लेबल नहीं करेंगे, मैं वहाँ से डिडक्ट कर लूँगा। A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, ये लेबलिंग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? तो लेबलिंग का ख़ास ख़्याल रखिएगा क्योंकि मुझे मैजिकली नहीं पता लगेगा आपके दिमाग में आप कौन-सी पिन को A अज़्यूम कर रहे हैं, कौन-सी पिन को MSB अज़्यूम कर रहे हैं, कौन-सी A0, A1। तो ये सब बातें हैं इसकी आप प्रॉपर्ली लेबल्ड करके इसको लगा दीजिए। तो इस सर्किट को सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके 2-3 इसके स्नैपशॉट लगा दीजिएगा अलग-अलग इनपुट्स पे कि देखें ये लेस बता रहा है, ये ग्रेटर बता रहा है, इस तरीके से। ठीक है? तो ये थी हमारी आसान सी लैब, ठीक है? तो ये हम उसमें नहीं कर सकते थे थिंकरकैड पे क्योंकि हमारे पास जी 2 आईसीज़ यूज़ करेंगे। 7485 की 2 आईसीज़ यूज़ करेंगे। एक आईसी में एक ही मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होता है। ये देखें आप देख सकते हैं ये रही एक आईसी और इसके अंदर एक ही मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। ये लेफ्ट साइड पे इनपुट और आउटपुट दिए हुए हैं और बाकी ये से जी, बिल्कुल। आप जो जिस तरीके से डिज़ाइन करेंगे बस आप वहाँ पे लेबल कर दीजिएगा सर ये मेरी एमएसबीज़ हैं, ये मेरी एलएसबीज़ हैं। लेबल करके मतलब जो आप सोच रहे हैं मुझ तक कन्वे कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पे डॉट बताता है पहली पिन कौन-सी है।
ठीक है, तो लैब से रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज हैं तो वो पूछ लें, और लैब के अलावा कोई क्यूरीज हैं तो वो लैब सेशन कंक्लूड होने के बाद। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी लैब थी। थियरी में इस टॉपिक की ज़्यादा वर्थ है क्योंकि इसकी डिटेल में आप पढ़ेंगे ये कैसे बनता है सर्किट। इक्वल्स टू की लॉजिक रिलेटिवली आसान है, ग्रेटर देन और लेस देन की एक दूसरे की अपोजिट ही है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। तो जब आप ग्रेटर देन की सीखेंगे लॉजिक तो फिर उसी को रेप्लिकेट रिवर्स करते हुए आप लेस देन की भी सीखेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और लैब में कहीं मेंशन भी नहीं है और मैं भी नहीं जाना चाहूँगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, एक पूरा लेक्चर रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो वो आपके थ्योरी टीचर पे छोड़ते हैं कि जब आप इस टॉपिक पे आएँ तो आपको सही से। ठीक है, तो लैब से मेरे ख़्याल से कोई क्यूरीज़ नहीं है, तो कंक्लूड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।